वेलकम टू सीबीएसई टॉपर्स एकेडमी। आज हम लोग पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। डज द करंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर? करंट जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि नहीं? डज द करंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर? ये दो क्वेश्चन है। ये एक्सपेरिमेंटली कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाला गया। It is observed by experiments that emitter reading क्या है, decreases to 1/2 जब length of the wire is doubled। ये क्या है? देखो emitter reading मतलब क्या है कि हमारा जो करंट है वो डिक्रीज हो जाता है टू 1/2, आधा हो जाता है जब लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला गया कि ये जो है एमिटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। वो कैसा है? देखो तुम्हें पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। अगर लेंथ का वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा? आपका आर का वैल्यू भी बढ़ेंगे। अगर लेंथ के वैल्यू डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। और क्या पता है आपको? बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V बाई आर। अगर रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाता है तो करंट के वैल्यू क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अगर रेजिस्टेंस के वैल्यू डबल हो जाता है तो करंट का वैल्यू हो जाएंगे आधा। तो यही बोल रहा है कि एमीटर रीडिंग मतलब करंट। एमीटर क्या करते हैं? करंट मेजर करते हैं। तो एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड। एमीटर रीडिंग इंक्रीज का मतलब है करंट ज्यादा हो जाता है। कब? जब हम मोटा वायर लेते हैं, थिक वायर अगर लेते हैं तो क्या होता है? एमीटर रीडिंग मतलब करंट ज्यादा हो जाता है। वो कैसे? लेट अस स्टडी। हमें क्या पता है? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर तार मोटा लेंगे तो क्या होगा? आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। चलो मैं दिखाता हूं ड्रॉ करके। सपोज ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर की अगर मोटा तार लेंगे, मोटा कर देंगे इस तार को, तो क्या होगा? ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो ज्यादा हो जाएंगे। एक मोटा तार को जब स्लाइस पीस में आप स्लाइस करते जाएंगे, पतला पतला जब स्लाइस करेंगे तो क्या बन जाता है? सर्किल बन जाता है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ज्यादा बढ़ाएंगे तो इसका डायमीटर भी बढ़ जाएंगे। जो भी हो, क्या है? तार अगर मोटा करेंगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ज्यादा हो जाएंगे। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो आर का वैल्यू क्या होगा? आर का वैल्यू कम हो जाएंगे, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। 1/a है ना, ये बढ़ाएंगे तो आर का वैल्यू कम हो जाएंगे। अगर आर का वैल्यू यहाँ पे कम हो जाता है तो क्या होता है? आई के वैल्यू कम होगा तो आई के वैल्यू क्या होगा? इट विल बी इंक्रीज बिकॉज इट इज बी डिवाइडेड बाई आर। आर के वैल्यू कम से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ आई विल बी इंक्रीज। इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूं? एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन अ थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ द सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट। क्लियर? चलो नेक्स्ट। A change in emitter reading is observed। एमीटर रीडिंग मतलब आपका करंट जो है वो चेंज हो जाता है। कब? जब आप डिफरेंट मटेरियल लेते हैं ऑफ द सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब इसका मोटाई में सेम लेंगे, सेम लेंथ, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्या होगा? आपका एमीटर रीडिंग जो है वो चेंज होते रहेंगे। दैट इज डिफरेंट मटेरियल के ऊपर उसका करंट निर्भर करता है, क्वालिटी और इसका प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के ऊपर इसका करंट जो है वो निर्भर करता है। इसीलिए मैं लिख रहा हूं ए चेंज इन एमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होता है तो करंट का रेजिस्टेंस ऑफर करने की इसी के ऊपर करंट भी निर्भर करता है। चलो नेक्स्ट। तो इसका मतलब है ये सब एक्सपेरिमेंटली हमने देखा। तो इसको अगर जिस्ट में लिखेंगे तो क्या होगा? वी ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंट दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, किसका ऊपर निर्भर करता है? यहां पे देखो लेंथ ऑफ द वायर। पहले ये बोल दिया कि इट इज ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंट दैट एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। तो इस एक्सपेरिमेंट की जो नतीजा निकला, जो ऑब्जर्वेशन निकला, वहां पे हम लिख रहे हैं वी ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली, यहां पे आएंगे डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यहाँ पे आप लोग लिख लो प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइप करना में गलत हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, directly proportional to its length, inversely proportional to its area of cross section. Clear? नेक्स्ट है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे लिखा हो कि ए चेंज इन एमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल जब लेंगे तो करंट चेंज होता है। तो यहाँ पे लिखा कि करंट रेजिस्टेंस जो है वो किसका ऊपर निर्भर करता है, ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसके बाद है टेम्परेचर। हमने पहले ही बता चुका हूं कि टेम्परेचर बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेंगे, अगर टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस भी कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा। मैंने पहले स्लाइड में क्या बताया था, इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। और क्या बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली दैट इज आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये दोनों इक्वेशंस को अगर एक करेंगे तो क्या निकलेगा, कंबाइनिंग इक्वेशंस वी गेट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल इंटू 1/a, मतलब l/a, और r इज इक्वल टू ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रो इंटू l/a। आप रो का वैल्यू निकालते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रो इज इक्वल टू r इंटू a डिवाइडेड बाय l। क्लियर? where r is a proportionality constant and is called the electric resistivity of the material of the conductor। electrical resistivity क्या है, it is the property of the material to resist the flow of electrons or electricity। और R तो आपको पता है ही है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अगर मेटेलिक वायर लेंगे, अगर इसको अगर स्लाइस करेंगे तो क्या होगा, एक एक सर्कल बनते रहेंगे, तो इसका एरिया क्या होगा, πr²। इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और क्या है, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है वो हम जानेंगे। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। वो कहां से आया, चलो हम देखते हैं। रो इज इक्वल टू क्या है, आर इंटू ए बाई एल। इसका पहले वाला स्लाइड में आप लोग देख चुके हो कि रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, वो है ओम, और ए क्या है, πr²। आर इज ए मीटर, इज इन मीटर, तो m² हो गया, क्योंकि πr², पाई के वैल्यू 3.14 इंटू m², ठीक है। और लेंथ का क्या है, वो भी m है, तो m², इसका मतलब है m² डिवाइडेड बाय m, तो क्या निकला m। और रो का क्या यूनिट है, ओम, तो अल्टीमेटली क्या निकल गया, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्लियर? अब क्या देखेंगे हम, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस does not depend on its length। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस किसका ऊपर नहीं निर्भर करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और थिकनेस, मोटाई और लंबाई के ऊपर उसका रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड नहीं करते हैं। रेजिस्टेंस करता है लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है of a material। It depends on the nature of the substance and temperature। क्लियर? रेजिस्टिविटी जो है वो ना तो लेंथ के ऊपर निर्भर करेंगे ना तो थिकनेस के ऊपर निर्भर करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी जो है किसका ऊपर, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कौन सी सब्सटेंस आपने लिया उसका ऊपर रेजिस्टिविटी निर्भर करेंगे, और किसका ऊपर निर्भर करेंगे, टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करेंगे। क्लियर? इसीलिए बोल रहा हूं कि रेजिस्टिविटी क्या है, इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। The materials in alloys have very low resistivity। कोई भी मेटल हो, कोई भी एलॉय हो, उनका रेजिस्टिविटी खूब भी लो होता है, इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻8 ओमेगा मीटर टू
10⁻⁻⁶ ओमेगा मीटर। ये लाइन याद करने की कोशिश करो, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। द मेटल्स एंड अलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁸ ओमेगा मीटर टू 10⁻⁶ ओमेगा मीटर। दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी जो है वेरी लो है, इसीलिए दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Next, insulators like rubber, glass have resistivity of the order of 10⁻12 to 10⁻17 ओमेगा मीटर। इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रिकल फ्लो को वो रेजिस्ट करेंगे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंसुलेटर। अभी देखो, आपको सपोज लेंथ ऑफ द कंडक्टर सपोज 1 मीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 स्क्वायर मीटर, तब देखो क्या होता है, रो जो है क्या फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। आप आर तो रह गया सेम, आपने क्या किया, लेंथ को कितनी लिया 1 मीटर, तो हम लेंथ की वैल्यू में 1 मीटर पुट किया, और क्या किया, ए का वैल्यू कितने लिया 1 स्क्वायर मीटर, तो आपने यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है, अब देखो इट बिकम्स आर, रो बिकम्स आर, दैट इज रेजिस्टिविटी बिकम्स द रेजिस्टेंस। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, thus the resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod of that substance, कब, which is 1 meter long or 1 square meter area in cross section। clear, 1 square meter in area of cross section। okay students, अब हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सब सब्सटेंसेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, कौन सी सब्सटेंस का कितनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। एक चीज नोट कर लो, हमने यहाँ पे क्या लिखा, एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट याद करो, क्योंकि एमसीक्यू के लिए ये जगह इंपॉर्टेंट है। बाकी फिगर जो है याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो याद रखने की कोशिश करो। 3-4 मेटल्स की से सिल्वर, इसका क्या है रेजिस्टिविटी 1.60 इंटू 10⁻⁻8। वेरी, ये धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे रेजिस्टिविटी बढ़ते रहे, तो इसका मतलब है जिसका सबसे कम रेजिस्टिविटी है वो है वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड कौन आया, कॉपर आया, थर्ड कौन आया, एल्यूमिनियम आया, फोर्थ कौन आया, टंगस्टन आया। इसके बाद धीरे धीरे रेजिस्टिविटी बढ़ते रहेंगे और आपका कंडक्टिविटी इतना ही कम होते जाएंगे। जैसे सबसे कम किसका है कंडक्टिविटी, वो इंसुलेटर ही मानो आप, पेपर इज इक्वल टू 10⁻12। ये देखो वैल्यू धीरे धीरे ज्यादा होते जाएंगे, पहले माइनस था, यहाँ तक माइनस था, इसके बाद क्या हो गया, निक्रोम, alloy of nickel, chromium, manganese and iron, इसको 10⁻⁻6 into 100। इसके बाद ही ये देखो ग्लास सब प्लस में आ गया, मतलब हाई रेजिस्टिविटी। इसका मतलब है दे आर द इंसुलेटर्स, ग्लास, हैंड रबर, एबोनाइट, डायमंड, पेपर, ऑल आर इंसुलेटर्स, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी इज इन द वेरी हाई रेंज। ओके स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं क्या है, वो है एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है 12.3। लेट अस रीड द क्वेश्चन, हाउ मच करंट, दैट मीन्स हमें करंट की वैल्यू निकालना है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ ए 220 वोल्ट सोर्स, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है 220 वोल्ट, और इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, द रेजिस्टेंस कितनी है 1200 ओमेगा। तो ये वैल्यू हमें ऑलरेडी इज प्रोवाइडेड, हम क्या करेंगे एक एक करके लिखेंगे जो इंफॉर्मेशन दे के रखा। सबसे पहले देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है 220 वोल्ट, और क्या देखे रखा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1200 ओमेगा। हमें निकलना क्या है, हाउ मच करंट, दैट इज आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फ्रॉम बाय ओम्स लॉ हमें क्या पता है, V इज इक्वल टू आई आर, हमें निकलना है I, सो I इज इक्वल टू V बाई R। अब जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ V एंड R, 220 बाई 1200, तो हमें अगर डिवाइड करेंगे तो होगा 0.18। A मीन्स एम्पेयर, क्योंकि यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। लेट अस रीड द क्वेश्चन, हाउ मच करंट, सेम टाइप के क्वेश्चन से हाउ मच करंट, करंट के वैल्यू निकालना है, और क्या देखे रखा
220 volt source, that is potential difference is equal to 220 volt. If the resistance of the heater coil is 100 omega, that is resistance का value भी दे के रखा. So let us write the informations provided. क्या दे के रखा? Here V is equal to 220 volt, R is equal to 100 omega. हमें निकालना है I is equal to what? By Ohm's law, V is equal to IR और I is equal to V by R. For the values पहले भी जैसा किया है तो क्या निकल रहा है? 2.2 एम्पियर. ये is the unit of current. Okay students, let us solve one more problem from NCERT. एग्जाम्पल कितनी है? 12.4. चलो हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट. इसका मतलब है हमें क्या देकर रखा? पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू देकर रखा 60 वोल्ट. व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, मतलब करंट का वैल्यू कितनी है? 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स. व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ if the potential difference is increased to 120 volt. अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करके 120 वोल्ट लेता हूं तो what current will the heater draw? एक हीटर जो है कितनी करंट खींचेंगे? तो हम एक एक करके इंफॉर्मेशन लिखते जाऊंगा. Here potential difference V is equal to 60 volt और क्या देके रखा? करंट इज इक्वल टू 4 एम्पियर. तो I इज इक्वल टू 4 एम्पियर. इसके बाद देखो हमें करंट, तो पहले करंट कितनी चेंज होगा? व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट. तो हम इस इंफॉर्मेशन से क्या निकलना चाहिए? हमें रेजिस्टेंस निकाल लेंगे. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, मतलब R इज इक्वल टू V बाई I. यहां से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम है, इलेक्ट्रिक हीटर, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक हीटर. हमें खाली क्या डिफरेंस डाला? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमने चेंज किया, लेकिन रेजिस्टेंस इज सेम. तो यहां से पहले वाला इंफॉर्मेशन से हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया. कितनी? V बाई I. V कितनी है? 60 वोल्ट. करंट कितनी है? 4 एम्पियर. डिवाइड करेंगे तो 15 ओमेगा आ गया पहले वाला रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस भी सेम रहेंगे, खाली हम क्या चेंज करने जा रहा हूं इस बार? V जो है वो चेंज हो गए. V1 इज इक्वल टू कितनी वोल्ट हो गया? 120 वोल्ट. बस इतना ही चेंज है. रेजिस्टेंस विल बी सेम. इस बार करंट चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया. तो क्या होगा? व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, करंट चेंज हो जाएंगे. करंट इज गिवन बाय पहले जैसा फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू कितनी है? V बाई I इज इक्वल टू V बाई R. V इस बार कितनी हो गया? 120 वोल्ट. और रेजिस्टेंस जो है वो पहले हमने निकाल चुका हूं, वो सेम रहेगा क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक हीटर है. तो डिवाइडेड बाय 15, अगर डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया आंसर आपका. और यूनिट कितना है? ये यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पेयर. सो हम लिखेंगे 8 एम्पेयर. ओके स्टूडेंट्स, वेट फॉर द पार्ट 6 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम जल्दी पार्ट 6 रिलीज करते रहेंगे. अगर कोई क्वेरी है अप टू पार्ट 6 आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना में मत भूलिए. और क्या करेंगे? प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन. तो पार्ट 6 का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.